कि जब मैं टूट चुकी थी पूरी तरह, जब लगा कि मेरे ज़िंदगी में अब कोई राह नहीं बचा, जब लगा था कि मुझे अब शायद मैं अब कुछ नहीं कर पाऊंगी, जब लगा एवरीथिंग इज ओवर हो गया, तब मैं मिली थी दया सर से और बताई थी, एक टीचर की तरह नहीं, एक कह सकते हैं एक दोस्त की तरह अपनी ज़िंदगी की वो सारी समस्याएं बताई। अगर आप ये सोचते होंगे कि नहीं सिर्फ सर का काम है पढ़ाना, तो सिर्फ मुझे नहीं लगता कि सर का सिर्फ काम है पढ़ाना। मैंने क्या करा था कि मैं सब कुछ दुनियादारी सब कुछ सुनना बंद कर दिया था। मुझे सिर्फ सर की बातें सुनाई देती थी उस टाइम, और सर मुझे जितना ही कहते थे मतलब उतना ही मैं करके आती थी, और वही मेरे लिए इनाफ रहा। मुझे भी ऐसा लगता है कि ये संस्थान सही में एक परिवार है जो हर तरह की इमोशंस का सम्मान करता है। भाग्य है कि मैं मतलब मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं इन शब्दों को ये कहूँ कि मतलब सर का साथ मिला मुझे। जैसा कि आप लोग जान ही रहे हैं कि बिहार कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की फाइनल जो रिजल्ट है वो रिजल्ट आ चुकी है, और बहुत ही खुशी के पल हैं द डिटर्मिनेशन परिवार के लिए, इस संस्थान के लिए, हम सबों के लिए, कि हमारे बीच आज हमारे इस संस्थान की एक बहुत ही एक जुझारू बच्ची, एक मेहनती, एक बहादुर लड़की जो आज अंतिम रूप से बिहार कांस्टेबल परीक्षा में चयनित होने के बाद हमारे सामने है। ठीक है, और हम सीधे उन्हीं से आपकी परिचर्चा करवाएंगे, बातचीत करवाएंगे, लेकिन हम मिलाते हैं कि हमारे जो मदन चौधरी जी जो हैं, जो अनीशा के पिताजी हैं, ये भी हमारे साथ हैं, और बहुत ही खुशी महसूस हो रही है, मुझे बेहद खुशी महसूस कर पा रहा हूँ कि जब बच्चे सफल होते हैं और सफल होकर वो जब आते हैं तो उनके साथ यहाँ पे जब वो आते हैं तो एक बहुत ही सुखद फील होती है वो, और बहुत गौरवान्वित करने वाले भी पल होते हैं। मैं बहुत कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि सफलता के बाद जो है वो प्रायः जो है मैं बच्चों को ही उनकी बातों को रखने का वो मौका देता हूँ, और अनीशा की ही जुबानी उनकी संघर्षों की कहानी को आप जान पाएंगे। मैं केवल इतना ही कहूँगा कि ग्रामीण कल्चर के इस ग्रामीण कस्बे में हर वो बच्चा जो सफल होते हैं वो अपने पीछे संघर्षों की एक कहानी छोड़ जाते हैं, और वो कहानी कहीं ना कहीं हम सबको इंस्पिरेशन देता है, हम सबको जो है वो एक प्रेरणा देता है। और चूँकि ये पल अगर मैं थोड़ा अतीत में झांकने का प्रयास करूं तो भावुक कर देने वाला पल है, और शायद आंखें भी डबडबा जाएगी, नम हो जाएंगी, ठीक ना। तो मैं उस पल को भावुक भी नहीं बनाना चाहता हूँ। एक दो बात जो आप समझ सकते हैं, जिससे अगर आप समझ पाए इस यात्रा को, इस संघर्ष को समझ पाए, कि ये बच्ची इंटरमीडिएट के बाद मेरे पास आई, ठीक ना, पढ़ाई लिखाई से जुड़ी फाउंडेशन बैच के साथ बेहतर करने का भी प्रयास करती रही। कई ऐसे मौके आए जो बहुत कभी कभी, चूँकि मेरी जो हमें जानने वाले लोग हैं वो हमेशा से इस बात को जानते हैं कि मैं बच्चों को जब वो प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करते हैं उनके साथ एक बहुत ही मित्रवत रहता हूँ, फ्रेंडली रहता हूँ, लेकिन बहुत ही कड़े मिजाज का। जब अगर आप पढ़ाई नहीं करते हैं तो मेरी तीखी बातों से आपको गुजरने ही पड़ेंगे, और मैं हमेशा से मानता हूं कि अगर एक टीचर, एक शिक्षक अगर आपको आपके जीवन यथार्थ को नहीं बता पाएंगे, अगर मैं आपके मन को अच्छी लगने वाली ही बातें हमेशा करता रहूं तो मैं आपके जीवन को नहीं संभाल पाऊंगा। तो मेरी ये धर्म भी बन जाती है, मेरी ये दायित्व भी बन जाती है कि मुझे तीखी चीज़ों से बच्चों को रूबरू कराना पड़ता है, उन्हें बताना होता है कि जीवन यथार्थ क्या है। कई ऐसे मौके भी आए जहाँ पे बहुत गुस्सा उठा, और यहाँ तक कि हमने ये कहा कि अनीशा तुझे नहीं पढ़ाऊंगा मैं। और आज इन चीज़ों को, हालांकि मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं कुछ चीज़ों को शेयर नहीं करता हूँ प्रायः ऑन कैमरा, लेकिन चूंकि
कुछ कहानियां जो है ना वो बच्चों को प्रेरित करेगी। तो आज मैं यहाँ पे ऑन कैमरा आप सबको कुछ चीज़ें बताने जा रहा हूँ कि कुछ ऐसे भी पल आए जिस समय बहुत गुस्सा उठा कि अनीसा तू झूठ बोलती है हमसे, झूठ बोलने वाले बच्चे सफल नहीं होते हैं, सक्सेस नहीं करते हैं, तुझे मैं नहीं पढ़ाऊंगा। मतलब अगर मैं एकदम बेबाकी से स्वीकार करता हूँ कि केवल धक्के लगा के हमने नहीं भगाया, नहीं तो इतनी तीखी बातें हमने रखी कि अगर नहीं पढ़ना लिखना और भी कुछ मसले थे जहाँ हमने कहा कि तुम्हें नहीं पढ़ाएंगे, तू झूठ बोलती है हमसे। एक बहुत ही कठिन फाइनेंशियल स्थिति से गुजरने वाली भी ये लड़की, एक पारिवारिक समस्याओं से जूझने वाली ये लड़की। आखिरी बार मैंने जब इस संस्थान से उन्हें कहा कि अनीसा कुछ हो जाए मैं तुझे नहीं पढ़ाऊंगा, फिर 2-3 दिनों तक आई भी नहीं। फिर धगजरी के ही एक हमारे स्टूडेंट हैं, बहुत ही एक होनहार छात्र हैं शत्रुघ्न भंडारी जी, वो आए एक दिन और मुझे कहा कि सर अनीसा को पढ़ा दीजिए, बहुत रो रही है। हमने कहा कि हम उसको पढ़ा देंगे, वो झूठ बोलती है, झूठ को नहीं बोलेगी और एक प्रॉमिस करेगी कि सर हम इस एग्जामिनेशन को क्रैक कर लेंगे, तभी इसी शर्त पे हम उसको यहाँ पे पढ़ाएंगे। और वो एक वायदा करे हमसे कि सर हम इस एग्जामिनेशन को पास करके दिखाएंगे, तभी हम उसको पढ़ाएंगे। मुझे अनीसा के कहे हुए एक ही शब्द याद है जो आज मैं आप लोगों को शेयर करना चाहता हूँ। तो 3 दिनों के बाद रोती हुई अनीसा जब मेरे पास आई तो बस यही हमें एक लाइन कही कि सर मुझे पढ़ा दीजिए, मैं जीवन भर आपकी गुलामी करूँगा। शिक्षा दास्तां नहीं सिखाती है, गुलामी नहीं सिखाती है। लेकिन वो शब्द मेरे कानों में ऐसे पड़े कि मुझे लगा कि अगर इस बच्ची के लिए हम एफर्ट ना लगाएंगे, हम ना पढ़ाएंगे, तो एज ए टीचर मुझे जीवन भर इस बात का अफसोस रहेगा कि एक बच्चा जो कि अपनी पढ़ाई को लेकर इतनी गंभीर थी, उसकी मदद मैं नहीं कर पाया, नहीं पढ़ा पाया। और इस बात के बाद मुझे कुछ भी याद नहीं रही कि हमने उसे क्यों डांटा, कितनी डांटा। मैंने ये सोचा, मैंने कहा कि अनीसा ठीक है, तू प्रॉमिस करो मुझसे कि तुम इस एग्जामिनेशन को क्रैक करेगी, कोशिश करेगी, नहीं होगा तो फेंक देंगे, उठा के फेंक देंगे, पीटेंगे, टांग तोड़ देंगे। ये तमाम बातें जो एक बच्चों को कहता हूँ, तमाम बातों को कहा था। और आज मुझे वो शब्द भी याद है और ये यात्रा एक पड़ाव तक भी पहुंच चुकी है। तो सबसे पहले तो हम अनीसा से पहले आएंगे कि हमारे बीच हमारे अभिभावक अनीसा के पिताश्री जो है वो आदरणीय मदन चौधरी जी जो है वो हमारे बीच है। तो आइए पहले तो उन्हीं से मुखातिब होते हैं और फिर अनीसा ही अपनी संघर्षों की कहानी को बयां करेगी। कहिए कुछ। अनीसा के से पहले सबसे दया सर के बहुत बहुत धन्यवाद और आभारी छी हुनकर जे हमरा एक बच्चा के शिक्षा के आगू बढ़े के लिए बहुत साथ दिलथ। और संगे कैसा महसूस कर रहे हैं मदन जी, आज अनीसा सफल है और चूंकि आज गार्जियन बहुत बड़ी एक दायित्व तो मैं समझता रहा हूँ कि अभिभावक गार्जियन उनका एक बहुत बड़ा रोल होता है। अगर बच्चों को उनके अभिभावक का साथ मिल जाता है तो वो पूरी दुनिया से लड़ लेते हैं। आज कैसा फील कर रहे हैं? फिर सर आज हम समझते हैं जो आज हमारी बच्ची अनीसा नहीं, हम सफल हुए हैं। जो कुछ साल पहले अब मेरा जो मिशन था वो छूट गया था, वो लगता है हमको आज पूरा हो गया। बात होती रहती थी अनीसा से, कभी कभी चर्चा तो हो ही जाती थी। बच्चे इतने क्लोज होते हैं, इतना उससे हम रखते हैं कि ताकि उनकी वो अपनी एक एक छोटी बड़ी प्रॉब्लम भी जो है, चाहे वो घर की ही प्रॉब्लम क्यों ना हो, वो हमसे शेयर कर सके। और इसलिए बच्चे जब वो शेयर करते हैं तो और जब वो साथ मिलके हंसते हैं और साथ कंधे पे सर रख के जब रोते हैं ना, तो उनके मन का भड़ास निकलता है, उनको लड़ने का एक साहस मिलता है, कोशिश रहती है। और वाकई ये आपकी जीत है कि जितनी स्ट्रगल के बीच आपने इस बच्चे के साथ खड़े रहे, उनका साथ निभाया। मैं तो चाहूँगा कि हर बच्चे को आपके जैसा गार्जियन मिले।
जो अपने बच्चे के साथ खड़े हों और उनकी सफलता तक, उनके मंजिल तक उनका साथ निभाए। बहुत बहुत धन्यवाद मदन जी आपका। और क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर कहने के लिए तो बहुत है। हम बाकी हमारा और आपका आशीर्वाद जो अभी तो शुरुआत है, आगे बहुत आगे बढ़ेगी, आगे बढ़ेगी, बहुत अच्छा करेगी सर, निश्चित रूप से अच्छा करेगी। और नहीं करेगी तो जब मिलेंगे तब पिटाई भी लगे, पिटवो करेंगे, नहीं कैसे करेगी। ये तो शुरुआत। हम तो अपने बच्चों के पास में वही बोले हैं कि मेरा पार्ट 1 तो खत्म हो चुका, पार्ट 2 अब शुरू हुआ। पर तुम लोग हो मेरा पार्ट 2, मेरा पार्ट 1 खत्म हो चुका है। अब ये पार्ट 2 का सफलता बच्चे करेंगे और आप लोग का आशीर्वाद। कर बेटा करते सर, अच्छा नहीं करते भैया नहीं सकते, या बच्चे सबके अच्छा खाना पड़ते, नहीं खाना पड़ते, नहीं करते तो पूछ दे एकदम कड़ा क्वेश्चन, क्यों नहीं करेंगे, नहीं करना करते जी करना पड़ते। चलिए अब हम सीधे आपको बताएंगे कि अनीसा की अपनी 2-3 बातें, जो वो अपनी जीवन संघर्ष कैसा रहा, इस संस्थान के साथ सफर कैसा गुजरा, ये शैक्षणिक सफर, और कितनी यादें रह जाएंगी, उसके बाद कुछ चंद लम्हों के साथ विदा करेंगे हम लोग अनीसा को। लेकिन सबसे पहले आते हैं अनीसा की ही जुबानी सुनते हैं उनके संघर्षों की कहानी को। आओ अनीसा, रोना नहीं है? रोना नहीं है। चलिए बोलिए। जैसे कि सर ने बताया, सबसे पहले आप सबका और सबसे पहले मैं आप सबको बता दूं कि मेरा नाम अनीसा है और इस वक्त अभी जैसे मेरा बिहार पुलिस कांस्टेबल में मेरा सिलेक्शन हो गया है। तो ये सफ़र मेरा कैसा रहा और कैसे मिली ये सफलता, उसके पीछे कौन थे, कैसा रहा मेरा ज़िंदगी का वो हर एक लम्हा, मैं आप सबको चंद शब्दों में बताने की कोशिश करती हूँ। सबसे पहले मेरे साथ अभी सर मेरे गुरुजी साथ खड़े हैं, उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। और शायद ये धन्यवाद शब्द भी बहुत छोटा पड़ जाए, क्योंकि मेरी जो ज़िंदगी की राह थी शायद आसान थी नहीं, और आसान बना है तो मैं इतना ही जानती हूँ कि सर का साथ रहा। और वो मुश्किलें जो मेरी ज़िंदगी में आई, सबसे पहले तो मैं उसे थैंक यू कहना चाहती हूँ कि अगर ये मुश्किल मेरी ज़िंदगी में नहीं आती तो शायद हम ये सब नहीं कर पाते। और उन सब चीज़ को वो चाहे कोई व्यक्ति क्यों ना हो या वो कोई सिचुएशन ही क्यों ना हो, जिससे मुझे ऐसा लगा कि नहीं, इस वजह से मेरे लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, तो उन सबको मैं सबसे पहले थैंक यू कहना चाहती हूँ, बहुत बड़ा थैंक यू, कि आज वो सिचुएशन ना होती तो शायद मैं यहाँ नहीं होती आज। मुश्किलें की बात करें तो मुश्किलें तो सबकी ज़िंदगी में आती है, अगर ये मुश्किल शब्द ना होगी तो शायद सफलता भी ना होगी। और किसी भी चीज़ की अगर पाने की चाहत हो अंदर में, तो शायद वो, और उस चीज़ को अगर आप सच में पाना चाहते हैं और उस चीज़ के पीछे अगर आप टाइम देते हैं, अपना डेडिकेशन देते हैं, अपना समर्पण देते हैं, तो वो चीज़
आपको वापस लौट के आती है। अगर आप जिस भी चीज़ को टाइम दोगे वो चीज़ आपको लौट के आती है। चाहे अगर आप पढ़ाई लिखाई में टाइम दोगे तो वो आपको एक बहुत बड़ी सक्सेस, सफलता के रूप में एक बड़ा मुकाम तक पहुंचाएगी। अगर आप गलत चीज़ों को टाइम दोगे तो वो भी एक दिन लौट के आएगी बहुत बड़ी समस्या लेके। तो रही बात मेरी ज़िंदगी की शुरुआत और फिर सफ़र, तो वो इतना आसान था नहीं। और मुझे जहाँ तक याद है कि जब मैं टूट चुकी थी पूरी तरह, जब लगा कि मेरे ज़िंदगी में अब कोई राह नहीं बचा, जब लगा था कि मुझे अब शायद मैं अब कुछ नहीं कर पाऊँगी, जब लगा एवरीथिंग इज़ ओवर हो गया, तब मैं मिली थी दया सर से और बताई थी, एक टीचर की तरह नहीं, एक कह सकते हैं एक दोस्त की तरह अपनी ज़िंदगी की वो सारी समस्याएं बताई। जिस दौर से गुजर रही थी वो दौर, अभी मैं अगर बोल दूं कि वो आसान नहीं था तो सिर्फ कहने से आसान नहीं होगा। जिस दौर से मैं गुजरी हूँ, शायद ही कोई लड़की होगी जो इस दौर से गुजरने के बाद भी अपने आप को संभाल ले। तो और मैं शुरुआत की थी यहाँ पे इंटर में साइंस लेने के बाद, फिर ग्रेजुएशन में भी मैं फिजिक्स ऑनर्स से ग्रेजुएशन कर रही हूँ। तो उसके बाद मैं दया सर से मिली। मेरे चाचा हैं विमल चौधरी, वो अभी हाई स्कूल के टीचर हैं। तो उन्होंने ही मुझे मिलाए थे सर से। मैं सर के बारे में जानती थी कि सर पढ़ाते हैं, पर वही हमको लेके आए थे यहाँ पे, और तब जाके मैं इनसे मिली। तो मैं तो साइंस से थी, तो मुझे आर्ट्स वाले पेपर में उतनी रुचि थी नहीं। सर का जो पढ़ाने का तरीका रहा, वो जब सर पढ़ाने लगे और मैं उनसे जुड़ गई पढ़ाई को लेकर के, तब जाके मुझे ऐसा लगा कि मतलब साइंस से बेहतर तो ये एसएसटी का पेपर है। मैं उसमें अपने आप को बेहतर समझने लगी। धीरे धीरे मुझे ऐसा कहते हैं कि वो जादू हो गया कि मतलब साइंस मतलब एसएसटी के पेपर के प्रति मतलब एक जादू की तरह हो गया। तो जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई भी व्यक्ति हो, अगर ठान ले कि मुझे कुछ करना है और उन्हें एक दया सर की तरह, मेरी तरह एक शिक्षक मिल जाए साथ में सपोर्ट करने के लिए, तो वो शायद क्या 100% जीत की करीब पहुंच ही जाएंगे। अनीसा, इस ग्रामीण कल्चर में, ग्रामीण परिवेश में, इस ग्रामीण अंचल में बच्चों के सामने बहुत सारे द्वंद्व होते हैं, उहापोह होते हैं, बहुत सारी समस्याएं भी होती है। मेरी एक कोशिश रहती है कि रिसोर्सेज की अभाव उनको न झेलनी पड़े। अगर उनको मैं चूँकि ग्रामीण परिवेश के बच्चे जो हैं वो कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो एजुकेशनल रूप से वीक होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो अच्छे भी होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो इकोनॉमिकल क्राइसिस से भी जी रहे होते हैं। फैमिली का भी बहुत अक्सर मौके पे देखा जाता है कि सपोर्ट नहीं मिल पाता है, परिवेश वो सपोर्ट नहीं दे पाते हैं। पढ़ने वाले बच्चे को लोग जिस तरह की उनके साथ एक सपोर्टिंग रोल में खड़े नहीं हो पाते हैं, वो एक माहौल नहीं होती है। मेरी कोशिश रहती है कि मैं सबसे पहले बच्चों को ये कह सकूँ, उसके अंदर ये विश्वास भरूँ कि आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। अगर कोई करता है तो आप भी कर सकते हैं। आपके पास कोई रिसोर्सेज का अभाव नहीं है। मैं उनके माइंड सेटअप को देखना पड़ता है, उनकी माइंड सेटअप लो रहती है। उनके पास एक ग्रुप नहीं होता है, एक टीम नहीं होती है जो उसको पढ़ाई को लेकर मोटिवेट कर पाए। तो इन तमाम समस्याओं के बीच भी मेरी एक कोशिश रहती है कि एक ग्रुप बने, एक माहौल बने, बच्चे उस माहौल को जिए, उनकी कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप हो, वो अपनी जो भी उनकी जीवन की संघर्ष है वो एक मेरे साथ एक दोस्त की तरह अपनी शेयर कर पाए। ठीक है, मैं वो तमाम कोशिश करता हूँ। फिर भी ग्रामीण परिवेश के बच्चों की चुनौतियाँ आप समझ ही रहे हैं, चूँकि उन चुनौतियों से गुजरे भी हैं। ठीक है, और इस संस्थान के प्रति एक बहुत ही लगाव भी रहा है। इतनी लगाव रही है कि हर परिस्थिति में इस संस्थान
के साथ जुड़े रहे, ठीक ना। तो क्या कहना चाहेंगे कि आने वाले जो बच्चे हैं इस संस्थान को अच्छी तरह से आप समझ रहे हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज है, क्या कहना चाहेंगे? खास करके जैसे आपने 2022 में, आई थिंक 2022 में आपने इंटरमीडिएट किया, और एक कम समय में, एक अल्प अवधि में, मैं कई बार कहता हूँ, जैसे मैंने इस बार 12वीं की बैच स्टार्ट की है, 11वीं 12वीं की जो है वो 8 सब्जेक्ट की बैच स्टार्ट की, उसमें से कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो आपको फाउंडेशन बैच से जुड़ना चाहते हैं। मैंने कई दफ़े ये कहा कि अगर बच्चे आफ्टर मैट्रिकुलेशन जो है वो ढंग से जुड़ जाते हैं तो ग्रेजुएशन होने से पहले तक वो अपने जॉब को सिक्योर कर लेते हैं, ठीक। चाहे उनके सामने चुनौतियां जितनी भी क्यों ना हो, लेकिन अगर वो जुड़ते हैं तो निश्चित रूप से वो सफल होते हैं। एक माइंड सेटअप चाहिए, उनके पास थोड़ा सा एक भरोसा जताना होता है। बहुत सारी बातें हैं, ठीक है, जो शायद फिर बातें होंगी कभी अगर इन चीज़ों पे बात हो तो, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि क्या मैसेज देंगे इस संस्थान की ओर से? ये संस्थान नहीं, मुझे याद है कि एक बबलू सर एक चीज़ कहते हैं, वो कभी भी इस द डिटर्मिनेशन को एक शैक्षिक संस्थान नहीं कहते हैं, वो कहते हैं कि ये फैमिली है, एक परिवार है। और मैं भी इस संस्थान को एक परिवार मानता हूँ। मेरी एक बच्ची उषा को जान ही रहे हैं आप लोग, जो अभी बिहार दरोगा है, उन्होंने एक दिन मुझे एक बात कहा कि सर ये संस्थान नहीं है, इसको आप जिंदा बचाए रखिए। कभी कभी मन गुस्सा जाता है कि ये संस्थान बंद कर दूं, उसके एक शब्द मुझे अक्सर प्रेरित करते, वो कहते हैं कि सर ये संस्थान नहीं है, ये हर ग्रामीण बच्चे के संघर्षों का एक अड्डा है। जो संघर्ष है अपने जीवन में, अगर वो इस संघर्ष के साथ, आपके साथ उस संघर्ष को जी लेते हैं तो सफल हो जाते हैं। कृपया इसे बनाए रखिएगा। उसके ये शब्द मुझे अक्सर याद आते हैं कि सर ये हर संघर्ष को एक प्लेटफॉर्म दिया है, मुकाम दिया है, वहाँ से वही सफल होते हैं जो अपने जीवन में बहुत संघर्ष में है। बबलू की वो बात मुझे अक्सर याद आती है, रोशन सर की, कि वो इस संस्थान को महज एक संस्थान नहीं मानते, एक परिवार मानते हैं, और उस परिवार के एक सदस्य आज से आप भी हैं, पहले भी थे, और अब आपकी रोल बदल जाएगी इस परिवार में, ठीक ना। तो इस परिवार के एक सफल सदस्य होने के नाते अब हमारे एक इस परिवार के एक अहम सदस्य होंगे आप। उस नाते इस परिवार की ओर से जो बच्चे हैं आने वाले, उन बच्चों को क्या मैसेज देंगे आप? बच्चों से मुझे यही कहना है कि अगर आप इस संस्थान से जुड़ गए हैं, अगर मतलब बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो मतलब आप हम ये नहीं कहते हैं आपसे कि यहीं पे आके आप पढ़िए, आप जहाँ भी पढ़ते हैं वहीं पे रहिए। और जो भी बच्चे इस संस्थान से जुड़े हुए हैं या जुड़ना चाहते हैं, तो मेरी उनसे एक यही बात है कि अगर आप कुछ सही में वाकई में अपनी ज़िंदगी में करना चाहते हैं तो पहले अपने लक्ष्य को दृढ़ कीजिए, मजबूत कीजिए, फिर यहाँ पे आइए। सर आपको हर तरह से गाइड करेंगे। अगर आप ये सोचते होंगे कि नहीं सिर्फ सर का काम है पढ़ाना, तो सिर्फ मुझे नहीं लगता कि सर का सिर्फ काम है पढ़ाना। अगर आप उनसे जुड़िएगा और अपनी मतलब होती है ना, बहुत सारी बातें होती है, अगर सिर्फ इस दृष्टिकोण से मत देखिएगा कि सर सिर्फ पढ़ाते हैं और एक टीचर हैं, उनका काम है कोई टॉपिक को ख़त्म करना या कोई चैप्टर को ख़त्म करना, सिर्फ वहीं तक नहीं है। अगर आप इस संस्थान से जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं, बहुत सारे बच्चे थे जो मतलब मेरे साथ भी थे, तो बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट भी हुआ, बहुत सारे बच्चों का नहीं हुआ। तो उन बच्चों का मुझे लगता है कि क्यों नहीं हुआ, क्योंकि सर का बात सुनना कम कर दिए थे उस टाइम। और बहुत सारी आजकल तो मतलब इतना डेवलप हो गया है सब कुछ, तो उन सबको लगता था कि नहीं मेरे पास भी कोई बेहतर स्ट्रैटेजी है। तो मैंने क्या करा था कि मैं सब कुछ दुनियादारी सब कुछ सुनना बंद कर दिया था। मुझे सिर्फ सर की बातें सुनाई देती थी उस टाइम, और सर मुझे जितना ही कहते थे मतलब उतना ही मैं करके आती थी, और वही मेरे लिए इनफ रहा। और मैं आप सबसे भी यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप इस संस्थान से जुड़े हुए हैं, जो भी बच्चे हैं, मेरे भाई बहन हैं सब, उनसे मेरा इतना ही कहना है कि मतलब एक्स्ट्रा अपना दिमाग मतलब उस तरह से मत लगाइए कि जिससे आपकी करियर बर्बाद हो जाए। आप अगर इस संस्थान से जुड़े हुए हैं तो इसको सिर्फ एक संस्थान की तरह नहीं, एज एक फैमिली की तरह, एक परिवार की तरह देखिए। क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता है कि ये संस्थान सही में एक परिवार है जो हर तरह की इमोशंस का सम्मान करता है, हर तरह की आपकी जो भी लक्ष्य है, जो भी सपना है, उन सब का सम्मान करते हैं। और
अगर आप मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई बच्चा दया सर से जुड़ गए हैं, उनसे क्लोज हो गए हैं, एज अ फैमिली मेम्बर की तरह हो गए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उन्हें सफल होने से कोई रोक सकता है। क्योंकि जिस तरह से सर का जो एक दिशा निर्देश था जो मुझे मिला, अगर हर बच्चों के नसीब में, शायद ये नसीब में भी किसी के नसीब में भी नहीं होता है। मेरा सौभाग्य है कि मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं इन शब्दों को ये कहूँ कि मतलब सर का साथ मिला, मुझे इस तरह से मिला, और शायद सारे बच्चों के नसीब में भी ये ना हो कि कड़वी बातें भी इसीलिए कहते हैं अनीसा कि देखिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि हम हर बच्चों को कहते हैं कि ये यूट्यूब और सोशल मीडिया का एक ऐसा दौर है जहाँ पे हमारे पास सूचनाओं के भंडार हैं, हमारे पास डाइवर्सन के बहुत सारे रास्ते हैं, ठीक ना। जब आप क्या होता है कि मैं ये नहीं कहता हूँ कि ऑनलाइन की दुनिया की अपनी एक महत्ता नहीं है, उसकी एक अपनी महत्ता है, लेकिन वो एक मतलब है, आप कहेंगे कि हमारी प्रॉपर जो एक वे है पढ़ने की, जो उसका एक विकल्प नहीं है, वो एक सपोर्टिंग चीज है जो आपको सपोर्ट कर सकता है। जैसे कि जिस बैच में हम थे, उस बैच में बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो रिजल्ट कर सकते थे। जी, बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो रिजल्ट कर सकते थे, पर वो सब क्या हुए, डाइवर्ट हो गए। भैया 99 से 999 तक में बैच मिलती है यूट्यूब पे, और वो जो एक मायावी दुनिया है ना, जहाँ पे जिस तरह से बच्चे कभी कभी खो जाते हैं, डाइवर्ट कर दिया जाता है। ये देखिए, मैं कई बार कहता हूँ कि अगर आपको सफल होना है तो सफल होने के लिए केवल पढ़ना नहीं जरूरी होता है, आपको कैसे परीक्षा को टैकल करना है, आप कैसे प्रेशर हैंडल करेंगे, कैसे आप अपने आप को बूस्टअप करेंगे, कैसे आप डिमांड और क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करके ब्रेक द क्वेश्चन क्या होगी, कैसे आप उस क्वेश्चन को ब्रेक करेंगे, आप कैसे कंफ्यूजिंग पार्ट में से कैसे आप अपने जीवन संघर्ष को जी पाएंगे। मुझे इस बात को कहते हुए मैं फक्र के साथ कह पाता हूँ कि आज ये लड़की जो हमारे साथ, जो एक बहादुर गर्ल कहते हैं हम इसको, एक बहादुर लड़की है मेरी ये, कि जिन परिस्थितियों में जितनी बातों को मतलब जितनी मेरी तीखी वचनों को उन्होंने आत्मसात किया, मुझे बेहद फक्र है कि हमने ये कहा कि जितना कहते हैं तुम उतना करोगे, और उन्होंने अक्षरशः करने की कोशिश की, एक कदम आगे बढ़ के वो कोशिश की, इस भरोसे के साथ, इस विश्वास के साथ कि सर है तो देख लेंगे, संभालेंगे, ठीक है। और मैं यही कहता हूँ कि आप एक इस परिवार का जो एक भरोसा है, उस भरोसे के साथ जब आते हैं तो दुनिया की कोई ताकत, कोई संघर्ष आपको सफल होने से नहीं रोक पाएगी, ठीक है। और उसकी एक प्रमाण इस संस्थान ने बहुत सारे सितारे दिए, बहुत सारे जगमगाते सितारे आज इस संस्थान के आपको चमकते हुए दिखाई पड़ेंगे। उसमें एक और सितारा जुड़ गया, और आज से हम तो यही होती है कि जब भी कोई बच्चे सफल होते हैं तो उनको ये जरूर कहते हैं कि जब भी अपने जीवन के क्षण मिले तो इस संस्थान के साथ आते रहिएगा, इस परिवार के साथ जुड़े रहिएगा, भूलिएगा नहीं। जो बच्चे हैं, आज मैं एक कर्तव्य बोध, अब इतनी दिन तो एक बच्चे थे, अब एक कर्तव्य भी आप सौंप रहा हूँ, और मैं देखूंगा कि जो बातें आपने सुना, अब अपने कर्तव्यों को कैसे निभाते हैं। हमने आपको एक लाइन कहा था कि सफलता इस दुनिया का सबसे घटिया शिक्षक है, ठीक है। सक्सेस इज ए बैड टीचर। तो और मेरी ये बातें बहुत सारी जगह देखोगे कि टैग लाइन बन गई कुछ दिनों के लिए। तो सफल होने के बाद क्या होते हैं कि बच्चे जो है वो दायित्वों को भूलने लगते हैं, थोड़ा प्राउडली होने लगते हैं। हमें अपनी कॉन्फिडेंस को बनाना है, हमें अपने आप को थैंक्स करना है, लेकिन ये महज एक पड़ाव है अनीसा। अभी आपकी उम्र 20-21 वर्ष आपकी उम्र है, ये एक प्लेटफॉर्म है, ये ईश्वर ने, विधाता ने आपको अपने जीवन में लड़ने के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया है। मैं यही कहूँगा कि आज जाने से पहले मेरे साथ आप प्रॉमिस करके, एक और प्रॉमिस करके जाएंगे कि सर हम रुकेंगे नहीं, सर हम आत्मविश्वास में रहेंगे, लेकिन आत्मविश्वास और घमंड के बीच की जो सीमा रेखा है उसको क्रॉस नहीं करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि हम अपने जीवन में और बेहतर करें, ठीक ना। हम ये दायित्व तो सौंप रहे हैं, और ये दायित्व तो सौंप रहे हैं कि इस संस्थान को भूलेंगे नहीं। इस संस्थान के प्रति जो है, चूंकि मेरी एक ही मैं कुछ लाइमलाइट से दूर रहता हूँ, मैं मीडिया कवरेज वगैरह से दूर रहता हूँ, मैं अपनी काम खामोशी से करता हूँ, मुझे खामोशी से अपनी काम करने में मज़ा आता है, इंजॉय आता है। मैं चाहता हूँ कि हर उस संघर्ष को एक प्लेटफॉर्म मिले
और वो अपने संघर्षों को ये ना लगे उनको कि नहीं मैं नहीं कर सकता हूँ, कोई मेरे साथ नहीं है। और उसमें अब मेरे साथ अनीसा का भी एक नाम होना चाहिए जो उन संघर्षों को रिस्पेक्ट करे। अभी आपने एक शब्द कहा था कि ये संस्थान आपके इमोशंस की रिस्पेक्ट करती है, तो अब इस रिस्पेक्ट करने की जवाबदेही आज से अनीसा के कंधे पर भी होगी कि इस संस्थान के जो बच्चे होंगे इसके इमोशंस को कदर करेंगे, ठीक ना। तो ये एक दायित्व तो सौंप रहे हैं और चाहूँगा कि एक प्रॉमिस करके यहाँ से जाएं कि सर मैं बेहतर करूँगी और बेहतर करूँगी, ऐसा नहीं कि रुकूंगी नहीं, ठीक ना। उससे माने एक जो हम सेल्फ कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस के बीच की जो एक बारीक लकीर है, उस बारीक लकीर को क्रॉस नहीं करेंगे। और यही लाइन था उस टाइम जब मैं एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी, तो सर उस टाइम भी यही अक्सर कहा करते थे कि ये कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस के बीच में एक लकीर होती है, उसको क्रॉस मत करना, कभी उसके बीच में ही रहना, अक्सर सर कहा करते थे। और आज भी सर यही बात को दोहरा दिए। तो एक चीज बताओ, साइंस बैकग्राउंड के बच्चे जो होते हैं कभी कभी, चूंकि कुछ बच्चे उसमें अच्छे होते हैं लेकिन उनकी माइंड जो होती है ना, कभी कभी क्या होती है, आर्ट सब्जेक्ट के प्रति दुराग्रह भाव रखे होते हैं, फिर उनको लगता है कि नहीं मैं जो कर रहा हूँ बस वही तो सही है। तो ऐसे में क्या होती है कि कभी कभी वो सही समय पे नहीं सुन पाते, बाद में उनको समझ आती है, आफ्टर ग्रेजुएशन उनको समझ आती है कि उन्होंने क्या गलती कर गए। लेकिन वो बच्चे पहले रास्ता बना लेते हैं जिनको पहली बात समझ में आ जाती है कि क्या है कि मतलब एक सब्जेक्ट के प्रति जो दुराग्रह होती है, जब आपको एक लेवल पे जब आते हैं तो आपको पता चलता है कि नहीं इस सब्जेक्ट की व्यापकता बहुत बड़ी है, बहुत व्यापक सब्जेक्ट होता है कला विषय। और चूंकि साइंस एक्सट्रीम से आते हैं, मुझे अंधरा ठारी बतौर साइंस टीचर ही समझती रही है। ये अलग बात है कि आज के समय में मुझे जब पढ़ाते लोग देखते हैं तो कंफ्यूज होते हैं कि मैं हिस्ट्री का टीचर हूँ या पॉलिटिकल साइंस की टीचर हूँ या साइंस की टीचर हूँ, लेकिन मेरी वो जीवन रही है, मैं साइंस के बहुत निकट रहा हूँ, ठीक ना, उसको मैं अपनी दोनों आंखें मानता हूँ। लेकिन यही कहूँगा मैं सबको कि आप सब्जेक्ट के प्रति एक दुराग्रह ना रखें, जो प्रायः रखते हैं स्टूडेंट, और तब समझ में आती है जब उनके जीवन का एक बहुत अहम पड़ाव, बहुत महत्वपूर्ण समय, जब आप मैट्रिक से ग्रेजुएशन के बीच होते हैं, ये आपके जीवन का सबसे मूल्यवान समय है, क्योंकि इस समय आपकी एनर्जी पीक पे होती है। इस समय आप जितनी काम कर पाएंगे, जितनी एनर्जी के साथ आप अपनी पढ़ाई को दे पाएंगे, वो फिर जीवन में लौट कर नहीं आता है। और अगर ये टाइम गुजर गया, आप इसमें डाइवर्ट हो गए, दिशाहीन हो गए, तो फिर आगे पछताने के लिए बहुत कुछ रह जाता है, पाने के जो असली मसले होते हैं वो कम हो जाते हैं। सबसे मतलब मेरे भी इस परिवार से जितने भी जुड़े हुए बच्चे हैं, और जो भी अभी फिर से एक न्यू वैकेंसी आई है और जो भी आगे भी आती रहेगी बहुत सारी, उन सब में मतलब मैं जो भी तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, मुझे सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप सर से जुड़ गए हैं तो यह आपका बहुत बड़ा सौभाग्य है। और सबसे मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि कुछ करें तो अपने आप को पढ़ाई के प्रति समर्पित कर दीजिए। अगर आप सर से जुड़े हैं, सर पे भरोसा किए हैं, तो अपना दिमाग नहीं लगाइए, क्योंकि मुसीबत के टाइम में दिमाग सही चीज़ नहीं सोच पाता। जब डिसीज़न लेना होता है ना, तो उस समय कुछ सही नहीं डिसाइड कर पाता है, तो उस समय ज़रूरत होती है कि एक अच्छे मार्गदर्शक की। मुझे लगता है कि मेरे लाइफ में सबसे ज़्यादा मतलब मेरे पास वो शब्द नहीं है जिससे मैं सर को धन्यवाद कहूँ और व्यक्त करूँ। मैं बस इतना ही कहूँगी कि संघर्ष के दौर में जितने भी वो पल थे, मैंने सर के साथ शेयर किए और सर मुझे उस तरह से सपोर्ट भी किए। अगर आप सब भी जितने भी स्टूडेंट हैं जो जुड़े हुए हैं, अगर आप किसी पे भरोसा करते हैं तो उनके भरोसे रहिए। मतलब उतना भी नहीं, आप जानकार हैं, सब जानता है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप सिर्फ जनरल कंपटीशन के लाइन में आइए या सिर्फ बिहार पुलिस में ही फॉर्म भरिए। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे जाके बच्चे जो हैं अपने सपने को साकार करते हैं। बहुत सारी ऐसी जगह है, वहाँ अगर जहाँ भी कहीं अगर जाते हैं तो जितने भी हैं, सबसे मेरी यही कहना है कि
किसी भी चीज़ को अगर ठान लिए कि मुझे ये चीज़ करना है तो उसके प्रति समर्पण भाव दिखाइए और इस तरह से समर्पित रहिए कि वो चीज़ आपको रिटर्न बैक में बहुत कुछ दे। खैर, कहने के लिए तो बहुत सारी बातें होती है, बहुत सारी ऐसे बातें हैं और रह भी गई जो मैं कहना मतलब सर के लिए वो शब्द मेरे पास नहीं है, ठीक है। और मैं जज्बातों को समझ पा रहा हूँ अनीसा, ठीक ना है, और मैंने पहले भी कहा कि ये भावुक करने वाले पल होते हैं, लेकिन बस यही कि मिलते रहेंगे हम लोग, फिर बातें होती रहेगी, ठीक है। और मैं एक बात है मतलब वो पल वाकई बहुत भावुक वाले पल हैं। सबसे मेरे पापा, वो पापा शब्द जो होते हैं ना, जिस इंसान के हाथ में होता है, जिस इंसान के सर पे वो मम्मी पापा का साथ होता है, वो इंसान मतलब एक होता है ना कि समाज है, मतलब एक वो सुरक्षा कवच है। ये जब वो खड़े हो जाते हैं तो फिर लगता है कि कोई बात नहीं, सब झेल लेंगे। और मेरी ज़िंदगी में बहुत सी ऐसे पल आए जब वो सिर्फ मम्मी पापा मेरे लिए खड़े उतरे, सबसे लड़े, और माँ बाप के लिए तो कोई शब्द नहीं है कि उन्हें धन्यवाद कहूँ, ये कहूँ। बस मैं बहुत खुशनसीब हूँ जो